किसानी सम्मान का विषय है। अगर प्रेमचंद के गोदान को पढ़ेंगे तो किसानों की सबसे जो ज़मीनी हकीकत से बेहतर रूबरू होंगे। अब तो पढ़ने लिखने का भी बहुत कल्चर कम हो गया, ज़्यादातर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो प्राप्त ज्ञान है उसी से लोगों को लगता है कि यही असल ज्ञान है। हमारी गांव से यात्रा शुरू होती है और गांव तक जाके समाप्त हो जाती है। मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। आज भी आपसे मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो यहाँ से आज ही निकलूँगा गांव के लिए। और जब गांव हम पहुँचते हैं तो अपनी जितनी भी हम लोगों को ऊर्जा मिलती है उसी मिट्टी से, गांव की मिट्टी से ऊर्जा मिलती है। तो मेरा एड्रेस वही गांव का बताते हैं और है भी। अगर आपको पत्राचार करना है और तो वहीं जाएगा, चिट्ठियाँ वहीं जाती हैं मेरी, अभी भी जाती हैं वहीं, आगे भी वहीं जाएंगी। अभी भी गांव आदर्श है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस देश में आदर्श लोग गांव में रहते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में कभी आपने सुना है कि किसान इस देश का यूनियन बना करके खेती बंद कर दिया, या देश का किसान यूनियन बना करके लोगों की भोजन सप्लाई को कट कर दिया? नहीं। खेती लाभ का सौदा नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये चिंता है जो देश भर में कि इस परिस्थिति में भी वह किसानों के प्रति ध्येय दृष्टि से समाज और देश देख रहा है कि नारों और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। नारे होनी चाहिए, लक्ष्य तय होनी चाहिए आगे बढ़ने के, और लक्ष्य के तरफ बढ़ते हुए अगर हम 30, 40, 50% भी पहुँचते हैं तो मैं मानता हूँ कि उपलब्धि ही है। निश्चित तौर पर बिहार के नौजवान जो दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के JNU और जामिया मिलिया या देश के अन्य कोने में गए हैं, वो बिहार के का जो कर्ज है, समाज का जो कर्ज है, बिहार के गांव के लोगों का कर्ज है, उस कर्ज को चुकता करें लोग, और एक थोड़ा सा प्रयास बिहार के लिए, अपने परिवेश के लिए, समाज के लिए अगर करते हैं तो बिहार बहुत आगे जाएगा। तो मंगरुआ एक बार आदतन फिर से गांव की कहानियों के तलाश में निकला है, और इस बार जिस गांव तक पहुंचा है वो अपने भाई का गांव है। भाई का गांव इसलिए कि हमारे साथ जो हैं वो सुधाकर जी हैं। सुधाकर जी औरों के लिए बिहार के पूर्व कृषि मंत्री होंगे और विधायक होंगे, लेकिन मैं यहाँ सुधाकर जी से मिलने इसलिए आया हूँ कि सुधाकर जी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हमने भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है और विषय भी एक है। तो सुधाकर जी से बातचीत करते हैं और सुधाकर जी से बाकी चीज़ों पे बात नहीं करते हैं। मंगरुआ को गांव प्रिय है, सुधाकर जी को भी गांव प्रिय है। सुधाकर जी जब मंत्रालय छोड़ते हैं तो सीधे गांव में पहुंच जाते हैं। तो चलते हैं सुधाकर जी के पास और उनके गांव की बात करते हैं। जी सुधाकर प्रणाम जी। हम गांधी के 150वीं जयंती वर्ष में 150 गाँव की कहानी कह रहे हैं और आज आपके गांव पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग पढ़ने लिखने के लिए आए थे। आप 92 में आए थे, हम 93 में आए थे, लेकिन जैसे ही छुट्टी मिलता था तो हम लोग भाग के गांव जाते थे। और अब आप तो गांव में ही हैं। गांव में क्या बदलाव देख रहे हैं, गांव के पृष्ठभूमि को बताते हुए थोड़ा सा विस्तार से। हम लोगों के जितने भी विद्वान लोग हैं जो सामाजिक जीवन में जुड़े हुए हैं, लोग कहते भी हैं कि भारत गांव का देश है। कहीं कोई यह नहीं कहता कि शहरों का देश है। और पूरी जो यात्रा है सामाजिक जीवन की, वो गांव से निकल करके गांव तक जाती थी, नए परिवेश में, नई परिस्थितियों में शहर की तरफ जाती है। जहाँ तक हम लोग कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड के गांव सौंका के रहने वाले हम लोग, मुझे अच्छी तरह से याद है कि बचपन में किस तरीके से पढ़ाई लिखाई की जो शुरुआत होती है, तो आज़ादी के पूर्व मेरे गांव में 2 कमरे का स्कूल था जी। और आज़ाद भारत में 1987 में जी। फिर कमरे बनने शुरू हुए। 1 से 8 तक की पढ़ाई में 2 कमरे अगर होंगे तो स्वाभाविक आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई
किस तरीके से होता होगा। पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाई 1 से 6 तक की पढ़ाई, सभी मौसमों की मार सहते, ठंड, गर्मी, बरसात, और स्वाभाविक है कि यह इंसान को प्रभावित करता है, तो पढ़ाई आधी अधूरी रहती थी। और इस तरह से पढ़ाई हम लोग की शुरू होती है। तब उस समय जब क्लासरूम नहीं थे, शिक्षकों का भी अभाव था, और जो सब उस ज़माने के हिसाब से जो शिक्षक थे वो आज के ज़माने में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। एक तरह से उनकी कमिटमेंट ज़्यादा थे छात्रों के प्रति, पढ़ाई के प्रति। योग्यता के आधार पे कम उनकी योग्यताएं थी, ज़्यादातर हाई स्कूल और इंटर पास थे, लेकिन कमिटमेंट बहुत था। और हम लोग तो जीवन तक जितनी पढ़ाई की हो तो सरकारी विद्यालयों में किए, महाविद्यालय हो या फिर यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय तक, हम लोग तो निजी क्षेत्रों में कभी पढ़े भी नहीं। और आगे 10वीं तक पढ़ने के लिए हम लोग पैदल 6 किलोमीटर दूर हाई स्कूल, वो भी अंग्रेज़ों के ज़माने से बना हुआ। हाई स्कूल का किस गांव में था? और रामगढ़ बाज़ार में, या रामगढ़ प्रखंड जिसको बोलते हैं। तो उस समय मेरे पूर्वजों ने ही बनाया था उसको, लेकिन वह भी बना था 1936-37 में। और आज जब मैं विधायक हूँ या मंत्री बना हूँ तो उस जो विद्यालय है मेरा, उच्च विद्यालय, जिसको मैं जीर्णोद्धार करा रहा हूँ, एक भी कमरे नहीं थे बीच में, जो बने थे उसी ज़माने के। उसको पूरी तरह से नया बनवा रहे हैं 3 करोड़ रुपए लगवा करके, और अच्छा बनेगा ये मुझे विश्वास भी है। लोग लगे भी हैं, सभी लोग। कुछ भी बदलाव जैसा अगर है तो जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मेटिक बदलाव है, वास्तविक बदलाव नहीं है। किसानों की दशा को देखें अगर आमदनी के स्तर पे, तो कभी कभी बीच में साल 2 साल कभी मौसम की अनुकूलता के चलते कुछ किसान को मिल जाए, ज़्यादातर घाटे की खेती में। और कमोबेश बिहार के सभी गांवों की यही हालत है। हर घर में अगर एक कमाऊ, अगर 4 परिवार है, 3 परिवार है, तो उसमें से 1 या 2 लोग बाहर जाते हैं शहरों की तरफ, और वो उनकी कमाई का मुख्य जरिया वही है। किसानी सम्मान का विषय है। अगर प्रेमचंद के गोदान को पढ़ेंगे तो किसानों की सबसे जो ज़मीनी हकीकत से बेहतर रूबरू होंगे। अब तो पढ़ने लिखने का भी बहुत कल्चर कम हो गया। ज़्यादातर व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी से जो प्राप्त ज्ञान है उसी से लोगों को लगता है कि यही असल ज्ञान है। और शिक्षा के अलावा अपने गांव के विषय में थोड़ा सा, वहाँ की परंपराओं के विषय में बताइए, क्योंकि सुधाकर सिंह से बात हो रही है तो कि उस गांव की बात तो हो रही है, लेकिन उस गांव के बहाने बिहार के गांव और वहाँ के परिवेश की बात हो रही है। तो अपने गांव को केंद्र में रखते हुए क्या बदलता हुआ देखें? सुधाकर जी KMC आए थे, और स्वाभाविक है कि गाँव के लोगों की इच्छा रही होगी कि सुधाकर जा रहा है तो IAS ही बनेगा, लेकिन सुधाकर तो मंत्री भी बन गया और वहाँ के लोगों की सेवा भी कर। लेकिन गाँव में उस समय और अब के गाँव में क्या देख रहे हैं? सामाजिक संबंधों में, खेती की बात आपने की, शिक्षा की बात की, सामाजिक संबंधों के स्तर पे मंत्री थे आप, इस्तीफा दिए, और हम लोग दिल्ली में बैठे देख रहे थे कि सुधाकर यहाँ से जाते हैं और गांव जाते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि नहीं, मैं पहले गांव ही जाऊंगा। जी, हमारी गांव से यात्रा शुरू होती है और गांव तक जाके समाप्त हो जाती है। मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। आज भी आपसे मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो यहाँ से आज ही निकलूँगा गांव के लिए। और जब गांव हम पहुँचते हैं तो अपनी जितनी भी हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, उसी मिट्टी से, गांव की मिट्टी से ऊर्जा मिलती है अपने जितने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम है चलाने के लिए। और लोगों का जो जुड़ाव है ग्रामीण परिवेश में कमज़ोर जरूर पड़ा है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। मैं कहा ना कि सोशल मीडिया ने लोगों को विभाजित किया है। ग्रामीण परिवेश में विभाजन है, कई तरह की विभाजन है, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक विभाजन जरूर हैं, लेकिन अब भी जुड़ाव है। और यह भारत को जोड़ता है, वही जुड़ाव भारत को जोड़ता है। कितना भी विपरीत परिस्थिति हो,
आदमी पता चल जाता है कि गांव में कोई बीमार है या दुर्घटना हो गया है या घर में शादी है तो पूरा गांव जुटता है, तो खुशी के भी अवसर पे, दुख के भी अवसर पे। और अभी अभी छठ गुजरा है, तो वही मैं कहा कि कभी कभी खुशी के अवसर पर जुटाव ना हो, लेकिन दुख के अवसर पे तो जरूर जुटना होता है, उसमें कोई रुकता नहीं। और पूरा उत्सवी माहौल होता है जुटने का। गांव के लोगों, हमारा जो इलाका है वो आर्थिक मामलों में बहुत स्वावलंबी रहा है पहले से भी, तो इसलिए वहाँ हमारे परिवेश में बहुत नौकरी वोकरी के लिए नहीं रहता है कि बाहर जाएगा तो नौकरी पाएगा, कुछ अच्छा करे ये लोगों को विश्वास होता है। ये नहीं कि जाना है तो पढ़ने गया तो ये IAS ही बनेगा और प्रोफेसर बनेगा। वो हमारा थोड़ा डिफरेंस है अन्य इलाकों से हमारे इलाके में। और खेती, डिफरेंस की वजह क्या है? वह है आर्थिक स्वावलंबन। खेती बहुत अच्छी है और लंबे समय से खेती अच्छी है, लोगों की आय और आमदनी बेहतर है अन्यों के मुकाबले। बिहार जैसे राज्य के भीतर की मैं बात कर रहा हूँ। आज भी वो लोगों कहते हैं माइग्रेशन, हमारे यहाँ माइग्रेशन नहीं है। मेरे जिला में हमारे यहाँ बाहर से आके लोग काम करते हैं। खेती जब होती है हमारी, वो धान की खेती हो, गेहूं की खेती हो, उसका कटाई, बुनाई, रोपाई, सब में बाहर से मजदूर आते हैं। अगर बाहर से नहीं आएंगे तो हमारे यहाँ खेती नहीं हो पाता। बहुत संपन्न नहीं है, लेकिन एक न्यूनतम जीवन यापन की सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। इसलिए बहुत बिहार के भीतर जो है कि गांव में कि बाहर निकल जाए, चला जाए, फिर भी निकलेंगे लोग अपने आर्थिक तरक्की के लिए, ऊंचे पायदान पे जाने के लिए। मैं भी तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन के चलते पटना और दिल्ली तो जाता ही रहता हूँ, लेकिन वो लोग कहेंगे कि आप रहते कहाँ हैं, तो मेरा एड्रेस वही गांव का बताते हैं। और है भी, अगर आपको पत्राचार करना है और तो वहीं जाएगा, चिट्ठियाँ वहीं जाती हैं मेरी, अभी भी जाती हैं वहीं, आगे भी वहीं जाएंगी। सुधाकर जी से पत्राचार करना हो, सुधाकर जी को मिलना हो, सुधाकर जी को देखना हो तो केवल विधायक आवास में ही नहीं मिलेंगे, गांव ही जाना होगा। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी गांव ही गए थे। सुधाकर जी, आपने अपने गांव के बहाने इलाके के लोगों को कृषि समृद्धि की तो बात की, लेकिन कृषि समृद्धि को रोजगार से भी जोड़ने की दिशा में आप कुछ काम करते रहे हैं, उसके विषय में तो। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से वापस गया था तो मेरे जो गार्जियन थे और पिता कहिए, तो एक कहना था उनका कि अपनी जो उच्च शिक्षा जो हासिल किए हो, उसका सबसे अच्छा उदाहरण तभी मैं मानूंगा कि तुमने उच्च शिक्षा हासिल की है कि तुम कितना बड़ा कारोबारी या कृषि क्षेत्र में व्यवसाय खड़ा करते हो, ये मेरे लिए महत्व नहीं रखता। और तुम्हारी कितनी आय होगी यह भी मेरे लिए महत्व नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे जैसा कम से कम न्यूनतम 100 अगर लोगों को इस इलाके में तुम खड़ा कर सकते हो तो वही बड़ी उपलब्धि होगी जो दूसरे को रोजगार दे सके। इस तरह का एंटरप्रेन्योर बनाना होगा, एग्रो एंटरप्रेन्योर। तो उस समय वह अभी भी देखिए, उस लड़ाई का ही हिस्सा है मेरी मंडी कानून, उस लड़ाई का ही हिस्सा है मल्टीपल एजेंसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। लेकिन उस समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जब धान खरीद करती थी सरकार, तो उनके पास प्रोसेसिंग यूनिटें नहीं थी, तो बंगाल जाता था धान प्रोसेस करने के लिए। तो उसको मैंने बदलाव लाया और कम पूंजी में नई तकनीकी के जरिए हमने प्रोसेसिंग यूनिट बिहार भर में हजारों की तादाद में स्थापित करवाया। और वो बिहार में वो कह सकते हो कि वो 2002 से लेकर 6 के बीच में वो एक गौरवशाली समय मैं कहता हूँ बिहार के लिए, जो नए एंटरप्रेन्योर्स आए थे एग्रो बिजनेस में, प्रोसेसिंग यूनिट में करीब 3000, और बिहार के जितने भी पैडी था उसको प्रोसेस करना और वैल्यू एडिशन करना, रोजगार देना और सरकार को भी समर्थन देना। लेकिन दुर्भाग्य से बाद में बातें बिगड़ गईं। राज्य सरकार ने मंडी कानून को ख़त्म कर दिया और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो प्रोक्योरमेंट में सिंगल एजेंसी को करने से जो मोनोपोली हुआ, उसका खामियाजा पूरे बिहार के एक पीढ़ी को भुगतना पड़ा।
तकरीबन नुकसान भी बहुत है। सभी लोगों का अगर समेकित रूप से देखें तो करीब 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। ये इन्वेस्टमेंट के स्तर पे नुकसान है। अगर हम उसके वैल्यू एडिशंस को देखें, रोजगार के दृष्टि को देखें, जीडीपी में उसके कंट्रीब्यूशंस को देखें, तो वो करीब करीब 50-60 हज़ार करोड़ का नुकसान है बिहार के किसानों का पिछले 15 सालों में। और वहीं से फिर जहाँ से बिहार वापस की समृद्धि आती, पुनः वही रास्ते पे चला गया जहाँ से पलायन की बात अगर कहते हैं इस देश में श्रमिकों की, तो वह पलायन बढ़ा ही है, घटा नहीं है। मनरेगा तो लोग कह रहे हैं कि मनरेगा के कारण गांव में मजदूर ही नहीं मिल रहा है, तभी पलायन बदस्तूर जारी है। कहाँ कमी रह गई? अब तो खेती किसानी में मनरेगा मजदूरी इस्तेमाल हो रहे हैं, कहाँ कमी हो? मैं कहा ना कि खेती घाटे की सौदा है, और इसमें काम करने वाले लोगों को सबसे न्यूनतम आय है। अगर उसे बेहतर आय जो संभावित जो शहरों की तरफ है, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, या अन्य जो शहर हैं और या फैक्ट्रियां हैं, वो बेहतर उनकी आय सुनिश्चित करती हैं, जिसके चलते लोग वो पलायन कर रहे हैं। मनरेगा में 100 दिन, तो पूरे 365 दिन में 100 दिन की ही गारंटी है, और कम से कम किसान को 300 दिन की गारंटी चाहिए। तो ये 300 दिन में तो 200 दिन जरूर गांव में अगल बगल में काम कर लेता है परिवार के साथ, लेकिन ये 200-250 दिन जो बचे हैं, ये बाहर जा कर के एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया पैदा करता है। और हर जगह है, ऐसा नहीं है। जो सबसे विकसित राज्य केरल है वहाँ भी है, लेकिन माइग्रेशन अलग अलग तरीके का। गुजरात के भी लोग भी कारोबार के लिए बाहर निकलते हैं। कहा जाता है कि इस देश में कारोबार में ज़्यादा गुजरात का वर्चस्व, गुजरातियों का वर्चस्व है, तो भी माइग्रेशन करते हैं। बेहतर भविष्य के लिए लोग माइग्रेशन करते हैं। डिस्टेंस माइग्रेशन नहीं होना चाहिए क्या? ये माइग्रेशन डिस्टेंस नहीं है। हमारे यहाँ से जो माइग्रेशन, मैं कहा ना कि बेहतर आए, ये डिस्टेंस नहीं हुआ। डिस्टेंस वो हुआ कि मैं यहीं रह जाऊँ, कम पैसे पर काम करूँ, वो डिस्टेंस हुआ। आय बढ़ने के लिए अगर हम यात्रा करते हैं तो वो बेनिफिटेड है। वहाँ रह जाना डिस्टेंस है कुछ लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं। और आप देखेंगे उसमें भी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों में भारी अंतर है। ज़्यादातर उत्तर बिहार से माइग्रेशन है, दक्षिण बिहार से नहीं है, क्योंकि दक्षिण बिहार में खेती थोड़ी बेहतर है, बाढ़ प्रभावित नहीं है, थोड़ा सूखा प्रभावित जरूर है, लेकिन तब भी बेहतर है। सुधाकर जी, आप विधायक भी रहे हैं, आपके पिताजी सांसद भी रहे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत आदर्श ग्राम की बात हुई। आदर्श गांव बनाना है, आदर्श गांव बनाना है। गांधी जी की भी परिकल्पना आदर्श गांव की ही थी। अपने गांव को कैसे आदर्श गांव के रूप में करने का प्रयास कर रहे हैं, या उस दिशा में कितना आदर्श होना बाकी है, या आदर्श होने की परिकल्पना क्या है, पैमाना क्या है? हमारी नीतियाँ उसके ठीक विपरीत है। देश में जो हमने नीतियों को बना रखे हैं वो ठीक विपरीत है, गांव के विकास के लिए नहीं है। जब हम आर्थिक उदारीकरण के सिद्धांत को इस देश में जब अपनाया, तो वो सबसे पहले जो सबसे बड़ी चोट थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे थी। और आपने देखा होगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे क्षेत्र संरक्षित थे कानून, जिसमें बड़े उद्योग कारोबार नहीं कर सकते थे। वो धीरे धीरे आज देखेंगे आप तो ये आर्थिक उदारीकरण की जो दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वो अब जो प्रतिबंधित सूची था वो लगभग समाप्त हो गया है, और आप कोई भी कारोबार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थाएं कर सकती हैं। और लोगों को लगता है कि अगर हमको जो शहर बस रहे हैं, औद्योगिकीकरण जो हो रहा है, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, जो आर्थिक उदारीकरण के दो जो मॉडल हैं, उनको सस्ता श्रम चाहिए। और वो सस्ता श्रम मिलेगा कहाँ से? तो सस्ता श्रम मिलेगा जब गांव की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न होगी, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न होगी जब उनकी कृषि से आय घटेगी। तो आप देखे होंगे कि करीब 80 के ही दशक से लेकर के अगर हम 20-40 सालों के बाद देखें, तो 80 के दशक में किसी से सरकारी कर्मचारी, शिक्षक हो या एक सरकारी नौकरी में IAS हो,
की आय आज 40 साल बाद 200 से 300 गुना बढ़ी है। जब वहीं हम गेहूं और चावल के मूल्य के आधार पर देखें तो वह मैक्सिमम 19 गुना बढ़ा है। लेकिन बहुत कहा जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तो बहुत बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। आप करें कि उठ के मुंह में जीरा का पाउडर है। आप इसके एक छोटे से उदाहरण को समझिए कि 76 रुपये 1980 में गेहूं का MSP था और आज हम 2100 है। आप उसके हिसाब से देख लीजिए कि कितना रुपए बढ़ा है, कितना गुना बढ़ा है। और उस समय एक शिक्षक की तनख्वाह करीब करीब 80 रुपये था और आज जो न्यूनतम है जिसको कहते हैं कि शिक्षक, वो गांव का जिसको, वो 30,000 है। तो आप अंतर को देख लीजिए। तो एक इस तरह की हमने आर्थिक नीति बनाया जो पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने वाला था इस देश में। बावजूद हम ये कल्पना रखते हैं कि गांव आदर्श हो जाएगा। आए हैं, अभी भी गांव आदर्श है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस देश में आदर्श लोग गांव में रहते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में कभी आपने सुना है कि किसान इस देश का यूनियन बना करके खेती बंद कर दिया, या देश का किसान यूनियन बना करके लोगों की भोजन सप्लाई को कट कर दिया? नहीं। यही दिल्ली में बैठे हुए लोग अगर कुछ भी हो जाए, जो सरकारी नौकरी में है, यूनियन बनाकर महीनों महीने हड़ताल पे जाते हैं, महीनों महीना सरकारों को और देश को तंग तबाह कर देते हैं और उनकी बात भी सुनती है। जो परंपरागत मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है, वो सुनती भी आश्चर्य तरीके से। लेकिन वही जब किसान की आय घटती जा रही है, उस पर कहाँ कोई गंभीर विमर्श इस देश में है। डंडा भी बरसाया जाता है, लेकिन मीडिया तभी जब लहूलुहान हो जाता है किसान तो मीडिया पहुंच नहीं, लहूलुहान हो जाने के बाद भी साबित करने की कोशिश करती है मीडिया कि वो नक्सली हैं। अगर उनके समर्थन में कोई शहर का अगर बोल दिया तो उसको अर्बन नक्सली भी कहा जाता है। ये विमर्श बदला है, लेकिन इसके लिए कोई दुर्भावना नहीं है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहरी लोगों के प्रति। दिल्ली में बैठे नौकरशाह हों, कानून बनाने वाले लोग, उनके प्रति कोई नफरत नहीं है। हाँ, अपनी मांग तो रखेंगे ही। हाँ, मजबूती से, शांत प्रिय ढंग से, गांधी के रास्ते से हम लोग मांग तो रखते ही रहते हैं, रखेंगे भी। हम उनके प्रतिनिधि हैं तो हमारा तो और दायित्व तो बढ़ता है इस मामले में। किसानी प्रतिष्ठा का विषय है। सुधाकर भी किसान परिवार से हैं और मंगरुआ भी किसान परिवार से है। हम लोग माने सुधाकर को भी ये भान होगा कि कहीं किसी को दुर्भाग्यवश अगर कभी लाल कलम चलाना पड़ता है और वहाँ से जलेबी खाते हुए और दही खाते हुए आना पड़ता है तो कितनी कितनी शर्मनाक बात होती है। लेकिन वो किसान खेत नहीं छोड़ना चाहता, खेत में डटा हुआ है। भले उस किसान परिवार का एक बच्चा दिल्ली विश्वविद्यालय आता है, दूसरा बच्चा अमेरिका में रहता है, लेकिन तीसरा बच्चा गांव में ही खेती करता है। बावजूद इसके स्थिति यही है कि खेती लाभ का सौदा नहीं है। खेती लाभ का सौदा नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये चिंता है जो देश भर में कि इस परिस्थिति में भी वह किसानों के प्रति दुहेय दृष्टि से समाज और देश देख रहा है। आप याद करिए, जब 1966 में सूखा पड़ा तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब अपनी सहायता के लिए बाहर गए अमेरिका कि हमको अनाज दीजिए, देश सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, लोग मर रहे हैं, तो उसकी जो अमेरिका की जो शर्तें थीं तो बहुत ही शर्मनाक शर्तें थीं और बहुत दुखी मन से देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आते हैं देश में और उन्होंने देश के लोगों से अपील करते हैं, किसानों से अपील करते हैं कि हम एक वक्त नहीं खाएंगे, हम एक वक्त उपवास करेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन हम दुनिया के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जितनी भूमिका देश की रक्षा में जवानों की है, उससे ज़्यादा भूमिका इस देश के किसानों की है। जवान और किसान दोनों एक ही परिवार से आते हैं तो स्वाभाविक है कि दोनों को भूमिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है। निश्चित तौर पे एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन जवान को एक सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा सरकारों ने दे रखी है उनके परिवार के भरण पोषण के लिए, उनके शहादतों के लिए।
लेकिन उस स्तर पे देखें तो भारत के किसानों को वह सुरक्षा हासिल नहीं है, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा हासिल नहीं है। और आप देखते होंगे अनाज के दाम थोड़े कभी बढ़ गए तो जिस तरीके से विभत्स तरीके से मीडिया में विमर्श का विषय बनता है, जैसे लगता है कि इस राज्य और देश का किसान गुनाहगार है कि उसको अच्छे मूल्य मिल रहे हैं। हम मानते हैं कि देश की एक बड़ी आबादी आज भी भूख से पीड़ित है, जिसको न्यूनतम भोजन नहीं है, उसको मिलना चाहिए, लेकिन वह उसकी गारंटी सरकार को देना होगा। उसके लिए मिनिमम रेट पर उसको भोजन मुहैया कराना होगा, न्यूनतम दर पे, जिसको वहन करना होगा देश के सरकार को। लेकिन दुर्भाग्य से कहा जा रहा है कि आप बाज़ार के हवाले हैं, बाज़ार के हवाले हैं, आप सस्ता बेचिए और महंगा खरीदिए। एक छोटा उदाहरण मैं देता हूँ। जब हम एक कॉफ़ी हाउस में बैठते हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, सीसीडी में, तो करीब 200, 150, 250 से कम का एक कॉफ़ी नहीं होता। अगर हम उसके मूल्य को, सप्लाई चेन को देखें कि किसान को क्या मिला, तो उस 150 से 250 की कॉफ़ी में किसान को 1 रुपये मिलते हैं। ये है हमारा कैपिटलिज्म का फिलॉसफी। और थोड़ा सा भी चिंता नहीं होती कि 200 रुपये का हमने कॉफ़ी पी लिया। बहुत गर्व से कहते हैं सीसीडी में बैठे थे, लेकिन किसान को 1 रुपया मिला। यही इसी पर भूमिका सरकार की आती है कि अगर हम वही चावल को देखते हैं कि सरकार चावल का करीब करीब दाम 2000-3000 रुपया, 3200 रुपये देती है, और उसके जो टोटल रख रखाव में 700-800 रुपये खर्च करती है। 40 रुपये केजी चावल बाज़ार में। तो जो एंड कंज्यूमर है, उपभोक्ता है शहर में, और जो ग्रोवर है किसान, उसमें अगर देखा जाए तो पूरे टोटल सिस्टम में 75% किसान के यहाँ गया, 25% ही खर्चे हुए। लेकिन जब हम एक कॉफ़ी को देते हैं, तो कॉफ़ी छोड़ दीजिए, एक आइए, एक आपका घर का बच्चा है, बाज़ार में जाते हैं, एक चॉकलेट खरीदते हैं, कोको चॉकलेट खरीदते हैं, तो 100 रुपये का एक चॉकलेट होता है। लेकिन किसान को उसमें क्या मिला? मात्र 40 पैसे। तो ये कहना कि राज्य अपनी भूमिका समेट ले और कारोबारी करेंगे, तो कारोबारी 2000-3000 गुना दाम पर उसको बेचेगा। उसका क्या हुआ सुधाकर जी, जो कि पिछले 15 वर्ष से हम लोग सुन रहे हैं कि इस देश के हर प्रवासी के थाली में एक बिहारी व्यंजन होगा, तो उस व्यंजन को बनाने और उगाने में तो गांव वालों की भूमिका थी। कहाँ है वो व्यंजन और कितना लाभ किसान को मिला? दुर्भाग्य है कि बिहार और कृषि रोड मैप कहाँ गया? कृषि रोड मैप जिसकी सराहना पूरे देश में सुने थे कि बड़ा हाइप है बिहार के कृषि रोड मैप का। दुर्भाग्य ये है कि नारों और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। नारे होनी चाहिए, लक्ष्य तय होनी चाहिए आगे बढ़ने के, और लक्ष्य के तरफ बढ़ते हुए अगर हम 30, 40, 50% भी पहुँचते हैं तो मैं मानता हूँ कि उपलब्धि ही है। लेकिन बिहार में तो उलट हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अब देखें कि जब हम कृषि रोड मैप लाते हैं जिन नारों के साथ कि देश के सभी लोगों के थाली में एक बिहारी व्यंजन होगा, तो हमारी जानकारी में ऐसा कोई व्यंजन नहीं है जो देश के किसी किसान, दूसरे राज्य के किसानों के थाली में बिहार का व्यंजन हो। ठीक उलट आज भी बिहार के जो गरीब लोग हैं पीडीएस में, उनको चावल और गेहूं बाहर से आता है। अगर केवल हम बाहर से जो आ रहा है उसको ही अगर हम आत्मनिर्भर हो जाएं तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं हम लोग। लेकिन बिहार बदलेगा, मुझे विश्वास है। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब कि आगे नहीं होगा, यह मैं निराशा में नहीं हूँ। निश्चित तौर पर बिहार के नौजवान जो दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के जेएनयू और जामिया मिलिया या देश के अन्य कोने में गए हैं, वो बिहार के का जो कर्ज है, समाज का जो कर्ज है, बिहार के गांव के लोगों का कर्ज है, उस कर्ज को चुकता करें लोग, और एक थोड़ा सा प्रयास बिहार के लिए, अपने परिवेश के लिए, समाज के लिए अगर करते हैं तो बिहार बहुत आगे जाएगा।
सुधाकर ने जिस तरीके से अपने गांव और आसपास के जो भी विधायक रहते हुए इनकी क्षमता थी, और या जगदानंद बाबू के बेटे हैं उस नाते भी, और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े भी हैं, तो सामाजिक सरोकार इनके हैं गांव के प्रति, समाज के प्रति, उसको लेके इन्होंने अपने गांव और आसपास के इलाकों में बदलने की कोशिश की है। कुछ दिनों के लिए ही कृषि मंत्री रहे, इस्तीफे के कई कारण रहे होंगे, उन कारणों में नहीं जाना चाहता क्योंकि गाँव, सुधाकर के गाँव की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे खेती, किसानी और किसान के लिए लड़ाई में निकले। उस लड़ाई पे सुधाकर जी के कितना भरोसा है जीत का, चूँकि लड़ाई तो उन लोगों से है जो कि कॉरपोरेट भी है और कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है पूरी व्यवस्था को। हमारे जिनसे लड़ाई है कॉरपोरेट सेक्टर से, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेट से, देसी कॉरपोरेट से नहीं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेट से, वो अपने ही परिवेश में पिटे हुए लोग हैं। अमेरिका से लेके यूरोप तक वो पिटे हुए लोग हैं और एक तरह से वो निष्कासित हैं टेक्नोलॉजी के स्तर पे और नॉलेज के स्तर पे। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग अपने देश में जो जगह देने का प्रयास कर रहे हैं, शायद भारत के लोग जल्दी ही इसको समझेंगे, वो नीति बनाने वाले हों, सरकार चलाने वाले हों, बौद्धिक समाज के हों, कि हम सही दिशा में नहीं हैं। और भारत गांव का देश है, मतलब आत्मनिर्भर बनने की जो दिशा है, वो आत्मनिर्भर तभी हम बनेंगे, स्वावलंबी हम तभी बनेंगे जब हम देसी चीज़ों पे विश्वास करेंगे। अब ये सवाल है कि देसी और स्वदेशी के नाम पर जो लोग हैं तो उनकी सोच भी वैसी हो, यही मेरी इच्छा है। बातचीत बहुत बौद्धिक हो रहा है और बातचीत बहुत बौद्धिक बात हमेशा बोझिल होता है, लेकिन बीच में गांव है और गांव तो सरस होता है, समरस होता है। सुधाकर जी, कोई गांव से जुड़ा हुआ कोई गीत याद आ रहा है क्या? पूरी भाषी हम लोग हैं, कुछ तो गुनगुनाइए। मैं गीत अपने लोगों के बीच में होते हैं, अपने मित्रों यारों के बीच में होते हैं, तो कौन सा गीत गुनगुनाते हैं गाँव से जुड़ा हुआ? फिल्मी तो बहुत लोग गाता हुआ है, चैता, होली, राम, कुछ भी। गीत मुझे बहुत पसंद है सुनना, दुर्भाग्य से मैं इसको गा नहीं पाता। अभी तक तो मैं कभी नहीं गा पाया, और सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भोजपुरी हो या कई देशज जो भाषा है, बिहार में 4-5 भाषाएं हैं हमारी। आंगिका भी बोली जाती है, बज्जिका भी बोली जाती है, मगही भी बोली भोजपुरी तो हम हैं ही, और मैथिली बोली जाती है। ये 5 भाषाओं के अलावा हमारे यहाँ आदिवासी भी हैं जो अपने संस्थाली, उरांव और कई, हम तो जिस जिला से आते हैं वहाँ एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का हिस्सा है, मूल निवासियों का हिस्सा है। उनकी भाषा हम लोग को भी समझ में नहीं आती। तो कई भाषाओं का और राज्य है, यही विविधता भारत की असल ताकत है, और उसी ताकत के लिए बचाए रखने की बात हम लोग करते रहते हैं। तो फिर कभी, चूँकि फिर कभी मिलेंगे तो गांव की गाँवी बोली में सुधाकर जी से गीत सुनेंगे, लेकिन ये बातचीत हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसे ये अपने गांव को बदल रहे हैं, गांव के आसपास के इलाकों को बदल रहे हैं, युवाओं में जोश है, रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं, खेती किसानी को समृद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, सुधाकर की ये यात्रा जारी रहे। और केवल कैमूर तक नहीं, केवल बक्सर तक नहीं, अब तो पूरा बिहार के युवा इनको सुन रहे हैं, और ये आगे बढ़ते ही जाए, इसी कामना के साथ ये बातचीत समाप्त करते हैं।